आज सीता जी बहुत खुश थी। माँ, मैंने कितनी बार आपको कहा था आप जब भी भाई की शादी करेंगी थोड़ा सर्दियों में करना ताकि मौसम ठंडा रहे। अब तुम्हारी वजह से हमें गर्मियों में इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी और अब ऊपर से तुम्हारे घर में एक ही पंखा है, वह भी कभी चलता है कभी रुकता है। मैं तो शादी का फंक्शन शुरू हो जाएगा तब आऊँगी। इतनी गर्मी में उफ, मैं तो नहीं रह सकती। सीता जी की बेटी रितु अपनी माँ से कह रही थी, रितु तू परेशान क्यों होती है? मैंने बहुत अच्छी तरह जगह हाथ मारा है। मेरी छोटी बहू अच्छी खासी आ रही है। अरे तेरी छोटी भाभी बहुत ही अच्छी खासी आएगी और पता है साथ में एसी, कूलर, इन्वर्टर, गाड़ी, फ्रिज सब कुछ लेकर आएगी दहेज में। इतनी अमीर है तेरी भाभी। चलो माँ, अच्छी बात है, बड़ी भाभी से तो अच्छी है। अपने गृह प्रवेश पर मात्र एक पंखे के अलावा और कुछ भी लेकर नहीं आई। माँ, बेटी की बातें सुनकर जेठानी अंकिता का मुंह बन जाता है। अंकिता सीता के पास आकर कहती है, माँ जी, हमारे माता पिता गरीब थे, यह आपको पहले से मालूम था, इसलिए उन्होंने हमें दहेज में भी कुछ नहीं दिया। आपने ही हमारे मायके में कहा था आपको दहेज नहीं सिर्फ बहू चाहिए, और दहेज प्रथा सदियों से चली आ रही है। दहेज के चलते गरीब माता पिता के ऊपर कितनी परेशानियां टूट पड़ती है। रितु ने कहा, हाँ माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दहेज लेना भी नहीं चाहिए। फिर हमारे ससुराल वाले ने भी तो कोई दहेज नहीं लिया, और देखो ना माँ, मैं कितनी आराम से रहती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। सीता चिढ़कर बोली, अरे तुम्हारे माता पिता से तो मैंने कौन सा दहेज मांगा था, लेकिन उन फकीरों से इतना भी नहीं हुआ कि तुम्हें कम से कम एक कूलर ही दे देते। अरे मेरी बेटी के ससुराल वाले ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी हमने उन्हें कितना दहेज दिया। मैं भी बेकार ही बोल रही हूँ, अब तो चिड़िया चुग गई दाना। माँ तुम छोड़ो ना यह सब, अब तो बस मुझे छोटी भाभी के आने का इंतजार है। सीता ने कहा, अपनी छोटी बहू के गृह प्रवेश में 4 चांद लगा दूंगी। मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। चलो माँ, अच्छी बात है, मैं अभी अपने ससुराल जा रही हूँ, बाद में आऊँगी। रितु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अंकिता किचन में जाती है और सोचने लगती है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारी देवरानी आ रही है या कोई तोप आ रही है। हम गरीब हैं तो क्या, इसमें हमारा क्या कसूर? जब देखो सासू माँ हमें ही ताने देती रहती हैं, हम भी देखेंगे देवरानी दहेज में क्या लेकर आएगी और कैसे गृह प्रवेश होता है। अंकिता यह सब सोच रही थी और सब्जी बना रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद अनिकेत की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अंकिता भी अपने हिसाब से शॉपिंग कर लेती है। अब आज हल्दी का दिन था। अंकिता अनिकेत को हल्दी लगा रही थी, तभी वहाँ पर सीता आ जाती है। अरे मेरे बेटे को यह कैसे हल्दी लगा रही हो? थोड़ा मसल कर लगाओ, तुम लगा रही हो। अंकिता ने कहा, मम्मी जी एक बार हल्दी चढ़ने दो, हमारे देवर जी निखर जाएंगे। मुझे लगता है दुल्हन से ज्यादा दूल्हे पर ही हल्दी का रंग चढ़ने वाला है। आखिर हमारा होने वाला दूल्हा जो इतना सुंदर है। अपनी भाभी की बातें सुनकर अनिकेत बोला, भाभी आप भी ना। और नहीं तो क्या अनिकेत, अपनी पत्नी के आने के बाद से हमें भूल तो नहीं जाओगे? यह भी कोई बात है भला? अब एक देवर अपनी भाभियों को कभी नहीं भूलता। तभी हंसते हुए रितु ने कहा, भाभी अभी से ही आग लगाने को लग गई है। अंकिता ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे भाभी, हमारे भैया की शादी होगी तो क्या वह अपनी नई नई पत्नी से प्यार भी नहीं करेगा? इस तरह वहाँ पर हंसी मजाक की बातें हो रही थी और सभी हंसी खुशी एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह शादी की रस्मों के बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अनिकेत दूल्हा बन जाता है। सभी लोग बारात लेकर सपना के घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी भाभी गाना गाती है, हुक्म चलाऊंगी मैं सहमी खड़ी रहोगी। पायल अपनी जेठानी को गाते हुए यह गाना सुन लेती है। यह गाना सुनने के बाद सपना सोचती है, आँख और हुक्म तो देखते हैं किसका चलता है। जेठानी जी एक बार मेरा गृह प्रवेश तो होने दो, लव मैरिज है इसलिए चुप हूँ। अगर अरेंज मैरिज होती तो अभी बताती। अनिकेत और सपना की लव मैरिज हो रही थी। बॉस की बेटी जब पहली बार अपने पिता के साथ ऑफिस आई, अनिकेत उसे देखता ही रह गया। फिर वह रोज ऑफिस आने लगी। अनिकेत और सपना की बातें शुरू हो गई।
अनिकेत तो पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। सपना को भी अनिकेत से प्यार हो गया। जब उसने अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन अनिकेत की एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी सपना के लिए अनिकेत को पसंद कर ही लिया। इसी कारण आज अनिकेत की शादी सपना से हो रही थी। पूरे रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। अनिकेत सपना को अपने साथ लेकर आ जाता है। दरवाजे पर अनिकेत और सपना खड़ी होती है। सीता ने कहा, अरे बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से आरती की थाली तैयार करके लाओ। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी सीता सपना के पास जाकर कहती है, बहू तुझे गर्मी लग रही होगी ना, रुक जा, मैं जरा तुझे हवा करवाती हूँ। जाओ रीतू, जो जरा हाथ वाला पंखा लेकर आओ और अपनी भाभी को थोड़ी सी हवा दे दो। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। रीतू जल्दी से अंदर जाती है, हाथ वाला पंखा लेकर आती है और दरवाजे पर खड़ी सपना को हवा करने लगती है। पसीने से भीग रही सपना कहती है, अरे और कब तक यहाँ गृह प्रवेश के लिए खड़ा होना पड़ेगा? सीमा ने कहा, थोड़ी सी देर बस, बहू आती ही होगी। सीमा इतना कह ही रही थी कि आरती की थाली लेकर अंकिता आ जाती है। सीता अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारना शुरू कर देती है। तभी घर के बाहर एक ट्रक आता है जिसमें दहेज का बहुत सारा सामान होता है। एसी, कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, फर्नीचर, सारे सामान थे। सब कुछ देखते ही सीमा अपनी बहू की आरती उतारते उतारते दरवाजे से बाहर आंगन में आ जाती है और सारा सामान देखते हुए बहुत ही खुश होती है। तूने तो साफ साफ देवी को मेरे घर भेजा है। अपने साथ क्या क्या लेकर आई है? अलमारी, बेड, सब कुछ तो है। कुर्सियाँ भी गद्देदार है। मेरा तो भाग ही खुल गया। अपनी सास का यह बर्ताव देख सपना मन ही मन सोचने लगी, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है मेरी साथ। इन्हें क्या लगता है यह सारे सामान मैं बांटने के लिए लेकर आई हूँ? यह सब तो मेरा है और मेरे कमरे में ही रहेगा। तभी अनिकेत अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता है, माँ यह सब सामान तो घर में ही आएगा, पहले आप गृह प्रवेश तो कर दीजिए। इस तरह बहुत खुशियों के साथ सीमा अपनी नई छोटी बहू गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर ले आती है और उसके बाद किचन में जाकर बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाती है। अपनी बेटी और बहू से कहती है, अरे तुम दोनों फिर से बैठ गई, चलो अपनी देवरानी और भाभी के लिए कुछ अच्छा सा खाने का लेकर आओ। मम्मी जी, गर्मी तो बहुत है, थोड़ी देर आराम से बैठने देंगी या नहीं? वैसे माँ जी, हमारे गृह प्रवेश के समय तो आपने हमारी इतनी खातिरदारी नहीं की थी। हाँ तो तुम कौन सा हमारे लिए कोहिनूर का हीरा लेकर आ गई थी? जो कहा है चुपचाप सुन लो। सीता घर के सारे काम अंकिता से करवाती है। वही उनकी देवरानी आराम कर रही होती है। सीता पायल का लाया हुआ फर्नीचर, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर अपने हिसाब से घर में सेट करवाने लगती है। लेकिन यह सब देखते ही पायल अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मेरे मायके से आए हुए दहेज आप यहाँ बाहर क्यों रखवा रही हैं? यह फ्रिज रसोई में नहीं, मेरे कमरे में होना चाहिए और कूलर, पंखा, एसी, इन्वर्टर यह सब मेरे कमरे में ही सेट करवा दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। अपनी बहू की बातें सुनकर सीता हैरान हो रही थी। लेकिन बहू, मैं सोच रही हूँ कि हॉल में तेरा एसी लगवा दूँ और तेरे कमरे में तेरा कूलर। सपना ने कहा, यह सारा सामान मेरे माता पिता ने मेरी सुख सुविधा के लिए दिया है, ना कि आप लोगों की समाज सेवा के लिए। आप सारे सामान मेरे ही कमरे में सेट करवाइए। इस तरह पायल बहुत ही अकड़ से अपने कमरे में चली जाती है। सीता को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। एक ही क्षण में उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। हे भगवान, आज तक मेरी बड़ी बहू ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, सामान हॉल में रहे या बहू के कमरे में क्या फर्क पड़ता है। मुझे इस्तेमाल करने का मन होगा तो बहू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन पायल सीता के यह सोचने का भी उल्टा करती है। अगर कोई उसके कमरे में आ जाता तो वह गुस्सा कर उसे अपने कमरे से बाहर ही निकाल देती। ना वो अपनी जेठानी को कमरे में रुकने देती और ना ही अपनी सास को। एक दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी सीता जी को लग रही थी। मेरी हालत तो गर्मी से बुरी हो गई है,
थोड़ी देर बहू के कमरे में चली जाती हूँ। अभी तो नहाने गई है पायल। कमरे में एसी चलाकर सो जाती हूँ। सीता जी पायल के कमरे में एसी चलाकर आराम से सो गई। जब पायल नहाकर अपने कमरे में आती है तो अपनी सास को अपने बिस्तर पर सोते देख गुस्से में आग बबूला हो जाती है। आपको समझ नहीं आता क्या माँ जी, मैंने क्या कहा था? मेरे कमरे में नहीं आना, लेकिन आप नहीं मानी। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा मेरे कमरे में नहीं आना। अपनी बहू की बातें सुनकर सीता जी धड़पड़ा कर उठ खड़ी हुई। बहू, बाहर बहुत गर्मी है। पायल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका लिया है आपकी गर्मी को दूर करने का? इस तरह सीता पायल की बातें सुनकर कमरे से बाहर आ जाती है, जहां हॉल में उसकी बड़ी बहू अपने हाथ वाले पंखे से अपने आप को हवा कर रही थी। सीता भी हॉल में जाकर बैठ जाती है। अपनी सास की यह हालत देखकर वह अपनी सास को अपने पास बुला लेती है और अपने हाथों से उनको हवा करने लगती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही पीयूष को तनख्वाह मिलेगी मैं आपके कमरे में एसी लगवा दूंगी। अंकिता का पति पीयूष। इस तरह सास और बहू की गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और इस गर्मी के चलते उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अंकिता को लूज मोशन आने लगता है। सीता जी को सर्द गर्मी हो जाती है। उन दोनों की हालत देखते ही अनिकेत सब समझ जाता है और अपने कमरे में जाकर पायल से कहता है, आज अगर तुमने अपने दहेज में लाए सामान का घमंड ना दिखाया होता तो मेरी भाभी और मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं होती। सीता जी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। अंकिता तो दवाई से ही ठीक हो जाती है। 2-3 दिन बाद सीता जी हॉस्पिटल से घर वापिस आती हैं। अनिकेत पायल से कहता है, मेरी माँ की तबीयत खराब होने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी इस हरकत से पता चलता है कि तुम मेरी पत्नी बनने लायक ही नहीं थी। अपनी सास की हालत को देखकर और अनिकेत के इस तरह की बातों से पायल को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वह एसी वाले को बुलाकर हॉल में एसी लगवा देती है और खुद ही अपनी जेठानी और सास की सेवा करती है। कुछ समय बाद वह लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पायल अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। मेरे दहेज में आया हर एक सामान आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सीता जी हर टाइम हॉल में एसी में लेटी रहती थी और वहीं पर देवरानी और जेठानी भी जाकर बैठ जाया करती। उस दिन के बाद से सपना सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। गर्मी से राहत मिलने की वजह से अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अनिकेत भी अपनी पत्नी से बहुत ही खुश हो गया। अब रितु जब भी अपने मायके आती तो हॉल में ही रहती। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।